गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के कॉपी पर चर्चा करेंगे। वो कॉपी जो मैंने आरटीआई से मंगवाया था, 64th का मैंने कॉपी मंगवाया था आरटीआई से, और इसमें मेरे जो नंबर है वो 169 है। तो हम देखेंगे कि नंबर का जो मार्किंग होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में कैसे होता है और हम किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा लिखने में हमें फ़ायदा है, किस टाइप के क्वेश्चन को, फिजिकल कि जीएस के क्वेश्चन, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इन सब के अलावा मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें मैप का कितना यूज है। ठीक है। एक बात मैं और बता दूं फ्रेंड्स कि जो 64th में जो मार्किंग हुआ था ज्योग्राफी का, वो लगभग ठीक हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 190, 193 इतने के रेंज में स्कोर थे, और मेरा स्कोर एवरेज ही था, 169 था। तो लेकिन जो 65th में जो मार्किंग हुआ है ज्योग्राफी का, वो काफ़ी टाइट हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेरे जान पहचान बच्चे हैं जिनका 190 के अराउंड नंबर था, लेकिन इस बार ज्योग्राफी में उनका 160 से कम है। तो थोड़ा सा मार्किंग पैटर्न में चेंज हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था सेक्शन 1 में फिजिकल ज्योग्राफी में, वो था कि मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा आपको। अभी अपने पास क्वेश्चन रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन था कि प्लेट विवर्तनिकी का सटीक परीक्षण कीजिए तथा उसका भूपृष्ठ के प्रमुख भूरूपों के उत्क्रांति से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो प्लेट विवर्तनिकी से क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ये आने की इसकी पूरी संभावना थी। तो इसको तैयार मैंने किया था। तो आइए मैं देखता हूँ मैंने क्या लिखा था इसको। तो सबसे पहले तो प्लेट को मैंने डिफाइन किया था। इसके बाद उनकी जो कितने टाइप के प्लेट होते हैं वो बताया था। 7 मुख्य प्लेटें होती है और 57 जो छोटी प्लेट है उसको बताया था। इसके बाद मैंने उनके जो भू संचलन के जो आधार हैं, वो 3 गति जो होती है उसको मैंने बताया था यहाँ पे। फिर सबको अलग अलग मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया था। फिर सारा जो भी गतियाँ हैं उसको मैंने बताया था यहाँ पे। इसके बाद जो प्लेटों की गतियाँ होती है उस कारण से कौन कौन से भूपटल की उत्पत्ति होती है उसको मैंने बताया था। पूछा हुआ भी है कि विभिन्न भूपृष्ठों के भूरूपों के उत्क्रांति से संबंध स्पष्ट किए। तो मैंने सारा बताया हुआ था यहाँ पे, जो मुझे जो उसके जो उसके बनते हैं। इसके बाद सारा यहाँ पर प्लेट विवर्तनिकी के कारण पर्वत निर्माण से लेकर सारा बताया था। इसके बाद यहाँ पर कारण दिया था कि सामान्य धारा के कारण ये प्लेटें एक दूसरे की ओर जाती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती है। ये सारा मैंने बताते हुए यहाँ पे जो भी इसके महासागरीय मध्य कटक जो भी है सारा मैंने वहाँ बताया हुआ था। इसके बाद जो भी आपके भ्रंश घाटी में जो बने हुए हैं उस सब का भी चर्चा किया था, और लास्ट में कंक्लूजन लिखा था मैंने यहाँ पर। लगभग मुझे इसको लिखने में लगभग 8 पेज मैंने इसको कंप्लीट किया था। इतना लग गया था, मुझे लंबा टाइम लगा था इसको लिखने में। 50 नंबर था तो लगभग लिखना पड़ेगा आपको 400 से 500 वर्ड में। तो मैंने कोशिश किया था कि सारे पॉइंट को मैं इसमें सारे एंगल को छू लूँ मैं, ताकि इसमें नंबर मिले मुझे। इसमें मुझे 32 नंबर मिले हैं 50 में। इसके बाद जो मैंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था कि वायु राशियाँ तथा वातागर की संकल्पनाएं स्पष्ट कीजिए। चक्रवात की निर्मित में वातागर का योगदान कितने हद तक होता है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले वायु राशि को डिफाइन करना था, मैंने किया था। इसके बाद बताया था कि 2 तरह की वायु राशि होती है, गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि, दोनों को बताया था यहाँ पे। इसके बाद बताया था कि उनका इम्पैक्ट क्या होता है, जहाँ से गुजरती है वहाँ के मौसम को प्रभावित करती है और स्वयं भी वहाँ से प्रभावित होती है। इसके बाद मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था जो सेकंड सेक्शन का कि वातागर तथा वायु राशि का क्या संबंध है, ये मैंने बताया था वातागर के बारे में। इसके बाद चक्रवात निर्माण में क्या भूमिका होती है, वहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया था। 25 नंबर का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा लिखना भी सही नहीं था। तो जितना शॉर्ट में हो सके मैंने इसको लिखने का, सारे सेशन को मैंने कवर करने का प्रयास किया था। वैसे ये क्वेश्चन तो इतना लंबा है कि इसको 50 मिनट में लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी सीमाएँ थी कि इसको 25 नंबर का ही क्वेश्चन था ये। मुझे मैक्सिमम इसको 250 वर्ड में लिखने थे, 250 से 300 वर्ड में लिखने थे। तो इसीलिए सबको मुझे शॉर्ट में लिख के बताना था। तो इस तरह मैंने बताया था। इसमें 25 से मुझे 16 अंक मिले हैं। शुरुआत में 16 दिया था, फिर बाद में काट के 16 कर दिया था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि समुद्री निक्षेप के प्रमुख स्रोत और उनका समुद्र पृष्ठ भाग पर खड़ा वितरण स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मुझे बताना था कि समुद्री निक्षेप क्या होते हैं, उनको डिफाइन करना था ये। उसके बाद समुद्री निक्षेप को वर्गीकृत करना था, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया था डायग्राम के माध्यम से।
कि स्रोत के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, गहराई के आधार पर। इसके बाद स्रोत के आधार पर भी इसको अलग से मैंने बताया था यहाँ पे। ये थोड़ा लंबा इसको लिखना पड़ता, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया था जितना हो सके, क्योंकि सारा डेटा इसमें आ नहीं पाता 250 नंबर में। तो इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का सारा प्रयास किया, जितना हो सके मैंने यहाँ पर डालने का प्रयास किया था। इसके बाद फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर मैंने बताया था यहाँ पे, फिर गहराई के आधार पे। ये सारा मैंने बता के इसको कंक्लूजन के टाइम ही नहीं मिल पाया। इतना मैंने कर दिया कि मुझे ज़्यादा अगला पेज में जाता तो मेरा और पेज ख़त्म हो जाता, तो मुझे इतना ही पेज पे इसको ख़त्म करना था। 1, 2 और 3 पेज में इसको मैंने ख़त्म किया था। पेज लिमिटेड होते हैं आप फ्रेंड्स, 36 पेज ही होते हैं वहाँ पे, आप उससे मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं किसी में बहुत ज़्यादा नहीं ले आ सकते हैं। तो इसमें हालांकि मुझे पेज में प्रॉब्लम हुई थी, लास्ट में मुझे 2 क्वेश्चन को 1-1 पेज में लिखना पड़ा था, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें मुझे 15 नंबर मिले हुए हैं टोटल। इसमें 15 और उसमें मुझे 16, मतलब दोनों मिला दिया जाए तो 50 में मुझे यहाँ पर 31 नंबर मिले हुए हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि मृदा उत्पत्ति में लिप्त घटकों और मृदा के जागतिक वितरण में उनकी भूमिका की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाना था कि मृदा को अच्छे से मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैविक क्रिया, सारा को यहाँ पर दिखाया था मैंने। और बताया था कौन से वो जो भी कारक है वो किस तरह से प्रभावित करता है। जैसे जलवायु है, तापमान और वर्षा से प्रभावित करेगा वो। चट्टान है तो वो चट्टान के प्रकार पर डिपेंड है, लावा चट्टान में काली मृदा होती है, ग्रेनाइट में लाल मृदा। तो इस तरह से मैंने सारा बताया था यहाँ पर अलग करके सबको। इसके बाद जागतिक वितरण में उनकी भूमिका क्या होगी, ये मैंने बताने का प्रयास किया था। जैसे चट्टान या सेल होगा तो वहाँ पर कैसा होगा, जैसे लावा के उद्गार के पश्चात काली मृदा का वितरण होता है। दक्कन का लावा का एग्जाम्पल दिया था हमने, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर जलवायु बताया था, जलवायु कैसे प्रभावित करती है। इसके अलावा चावज कैसे प्रभावित करता है, वनस्पति कैसे करती है, सबको अलग अलग मैंने बताने का प्रयास किया था यहाँ पे। और इसमें थोड़ा मुझे मैप वगैरह डालने चाहिए थे, मैंने डाला नहीं था मैप। वर्ल्ड मैप अगर आपको आता है तो उसको बना के दिखा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो अगर बनाता तो शायद इसमें मुझे 13 नंबर मिले हैं, 15-16 नंबर आराम से मिल जाते। तो एक बात तो मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है तो आप मैप को पूरा वर्क कर लीजिए, क्योंकि बिना मैप के आपके नंबर इसमें आने वाले नहीं है। क्योंकि मेरा मैप बहुत ख़राब था, जिसमें मैंने से लिखा था, मेरा मैप बहुत अच्छा था नहीं। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता था। इसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। जहाँ पर नंबर मिलने चाहिए मिलते मुझे जो एक्स्ट्रा, वो नहीं मिला मुझे। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, मैप को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस डेली एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप सामने मैप को रख के प्रैक्टिस कीजिए। आपको 1 से 2 महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अच्छे से बनाने लगा हूँ, उस समय मैं नहीं बना पा रहा था जिसमें मैथ्स लिखा था। तो आप लोग भी प्रयास कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। और जहाँ तक पॉसिबल हो आप मैप जरूर डालने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानसून वन जीवों की मुख्य पारिस्थितिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बायोम को डिफाइन किया, फिर एग्जाम्पल दिया कौन कौन से बायोम होते हैं, जैसे सवाना बायोम, मानसूनी बायोम, प्रेरी बायोम इत्यादि मैंने बताया। ये मेनली पूछा था मानसूनी बायोम को, तो मानसूनी बायोम यहाँ पर मैंने उसको अलग से हेडिंग बनाया और उसको बताया कि कौन कौन सा एरिया है मानसूनी बायोम का। और जितना हो सके मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जितना मुझे आता था, हालांकि उतना अच्छा वर्ल्ड मैप नहीं बना हुआ है, फिर भी मैंने बनाने का प्रयास किया। और यहाँ पर मैंने उसको इंडिकेट किया कहाँ कहाँ मानसूनी बायोम पाए जाते हैं। फिर उसके जलवायु को बताया, वहाँ पर कौन सी वनस्पति होती है वो बताया। फिर पादप और जंतु यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं वो बताने का प्रयास किया। इसके बाद आर्थिक क्रियाएँ वहाँ पर क्या क्या होती है मानसूनी बायोम में वो बताया। यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, मुझे यहाँ पर एक कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए था, क्योंकि बिना कंक्लूजन लिखे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन का तो 3 पार्ट होता है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो चाहता मैं तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकता था मैं, तो 2 नंबर शायद एक्स्ट्रा मिल जाते। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था, इसमें मुझे 14.5 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। तो कुछ भी गलती नहीं करना आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों लिखना है, मैप बनाना है और जितना हो सके एग्जाम्पल से पुश करना है, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे। ये सेक्शन ए का मैंने सारा सॉल्व किया था। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक 50 का और बाकी 2 25-25 वाले सॉल्व किए थे। 2 मतलब 4 हो गए, 25-25 वाले 4। तो आपके यहाँ पर 150 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन 1 में आता है, वो मैंने सॉल्व किया था। इसके बाद मैं सेक्शन 2 में आया, तो सेक्शन 2 में भी आपके 150 नंबर क्वेश्चन होते हैं। अब या तो 50 सॉल्व कीजिए ना तो 25-25 वाला कीजिए, जो आपको आ रहा हो।
तो सेक्शन बी में मैंने जो किया था क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन था कि भारत के मृदा वितरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वहाँ पर वर्ल्ड मैप, देखिए मृदा से 2 क्वेश्चन आया था। एक तो पूछा था कि मृदा के लिप्त घटकों, मृदा की उत्पत्ति में लिप्त घटकों और उसके जागतिक वितरण की व्याख्या कीजिए, और दूसरा में पूछा था कि भारत में मृदा वितरण की व्याख्या कीजिए। तो सेम लगभग आपका क्वेश्चन मृदा से 2 क्वेश्चन आया था आपके 64th में। थोड़ा सा नेचर दोनों का अलग था, एक था भारत के संदर्भ में, एक था वर्ल्ड के संदर्भ में। तो यहाँ पर पहले तो मैंने वही चीज़ जो वहाँ किया था, मृदा को डिफाइन किया। फिर भारत में मृदा को कितने प्रकार होते वो बताया था, जलोढ़, लेटराइट, काली, अम्लीय, पर्वतीय, लाल, पीली मृदा, पीट मृदा, सारा मैंने 8 प्रकार का वहाँ बताया था। फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया था। जलोढ़ मृदा के बारे में, इसका एरिया कितना है, कहाँ पाया जाता है, किसके लिए फेमस है, कौन सा फसल यहाँ पर अधिक उपजती है। फिर काली मृदा के बारे में, लेटराइट मृदा के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन यहाँ पर लिखा था मैंने सबके बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे सबके बारे में मैंने लिखा था। यहाँ पर गलती हुई, कंक्लूजन दिया नहीं, और दूसरा बात मैप नहीं बनाया। यहाँ पर इंडिया का मैप बना के मैं चाहता तो मृदा जहाँ जहाँ जो पाया जाता है वहाँ पर इंडिकेट करता, तो निश्चित रूप से 2 या 3 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आंसर के सारे पार्ट को लिखिएगा, चाहे बॉडी हो, कंक्लूजन हो या फिर इंट्रो हो, और मैप जरूर बनाइएगा, स्पेशली अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी मुझसे, आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के। क्षेत्रीय विविधताओं के साथ भारत की जनसंख्या की समस्याओं का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भारत की जो आबादी है 1.31 अरब के आसपास है, 27 तक के चीन को पीछे छोड़ देगी। इसके बाद मैंने जनघनत्व बताया था, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन ने पूछा था कि क्षेत्रीय विविधता भारत की जनसंख्या की समस्याओं का। तो जनघनत्व मैंने बताया था यहाँ पर उत्तर भारत में ज़्यादा है, ओवरऑल जनघनत्व बताया था, फिर उत्तर भारत को बताया था अलग से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप बहुत ख़राब बना है। यहाँ पर मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये बहुत घटिया मैप है, बनाने आता नहीं था तो जैसे तैसे बना दिया था। तो बना के मैंने दिखाया है कि किसका जनघनत्व कितना है, राष्ट्रीय औसत के साथ साथ सब बताया था यहाँ पर मैंने। इसके अलावा कुछ बिहार का संदर्भ लिया था, और समस्या क्या क्या है वो मैंने सारा बताया था। यहाँ पर प्रदूषण समस्या, आर्थिक नियोजन की समस्या, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय शिक्षा, सारे एंगल को मैंने थोड़ा बहुत लेने का प्रयास किया था, और उसी को मैंने यहाँ पर एलोब्रेट कर दिया था। यहाँ पे सारा चीज़ को थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पॉइंट यहाँ पर देखिए मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है। और यहाँ इसमें मुझे 13.5 मिले हैं। 13.5 मिलने के कारण फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इसमें मुझे मैप मैंने जिस तरह से बनाया है, लगता नहीं कि नंबर मुझे ऐड किया होगा, ये 1-2 नंबर घटा ही दिया होगा इसमें। इसलिए मैप बढ़िया बनाइएगा जब भी बनाइएगा तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा मैप आपका। तो इससे अच्छा मैं मैप नहीं बनाता, ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। तो इस तरह से इसमें मुझे 13.5 नंबर मिले हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। जो मैंने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था कि, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन था कि बिहार के प्रादेशिक विकास की समस्याओं की चर्चा कीजिए तथा इस परिस्थिति में सुधार लाने के उपाय बताइए। ये 50 नंबर का क्वेश्चन था कि पूछ रहा है कि बिहार में जो जो प्रादेशिक समस्याएं हैं उनको चर्चा करते हुए इसमें सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिखा कि बिहार की सबसे वर्तमान चुनौती क्या है। मैंने यहाँ बताया कि, एक मिनट, यहाँ मैंने बताया था कि बिहार के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती इसके प्रादेशिक विकास की है। सर्वाधिक प्रवसन और न्यूनतम प्रतिव्यक्तियाँ के समाधान प्रादेशिक विकास में ही छुपा हुआ है। ये इंट्रो दिया था। इसके बाद प्रादेशिक विकास का समक्ष प्रमुख समस्या क्या है, उसको सारे जितने भी इसके डायमेंशन हैं उनको कवर करने का प्रयास किया। जैसे कि सामाजिक समस्या क्या है प्रादेशिक विकास में, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रूढ़िगत परंपरा, जनसंख्या अधिक, आर्थिक में गरीबी, कृषि की बदहाल स्थिति, न्यूनतम प्रतियोगिता, पर्यावरणीय में आपदा, सूखा, बाढ़, राजनीतिक में श्रम कानून, भूमि सुधार, भ्रष्टाचार। तो ये सारे कॉमन पॉइंट है। इसमें आपको डेटा अगर याद है तो डेटा डाल दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे डेटा उतना याद नहीं था तो मैं उतना डेटा नहीं डाल पाया। तो इसीलिए जो भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, बजट को, और भारत के संदर्भ में भी जो भी बजट या सर्वे होगा उसको अच्छे से करके जाइए, इससे आपका वैल्यू एडिशन होगा। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ मुझे याद था, मैंने डाला हुआ था कुछ कुछ यहाँ पे। इसके बाद मैं डाला था कि रंगराजन की बेटी 30% से अधिक यहाँ पर गरीबी है। इसके बाद एजुकेशन में 61% है, स्वास्थ्य में इतना, बच्चे स्टंटिंग सिखा रहे। थोड़ा वो डेटा मुझे याद था, वो मैंने डाला था यहाँ पर। इसको आर्थिक समस्या बताया था क्या क्या यहाँ पे, पर्यावरणीय समस्या बताया था। फिर सरकारी प्रयास, बहुत शॉर्ट लिखा था सरकारी प्रयास को, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं था, लास्ट टाइम में उतना लिख नहीं पाया मैं।
तो सबको शॉर्ट में यहाँ बता दिया मैंने अलग अलग करके। इसके अलावा कुछ नौचारे उपाय बताने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर मैंने बहुत घटिया मैप बनाया है, मैप आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ मैप बनाइएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने नवाचार उपाय में बताया था कि ये जो क्षेत्र है ये पर्यटन के लिए डेवलप किया जा सकता है। बिहार का ये जो क्षेत्र है ये फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी आगे निकल सकता है। और ये जूट का भी प्रमुख केंद्र है, जो किशनगंज वाला एरिया है, वहाँ पर जूट काफ़ी होती है। कटिहार वाला किशनगंज वाला एरिया जो है, ये जो नदी है गंगा नदी से जलमार्ग की संभावना है यहाँ पर है। इसके अलावा जो दक्षिण में जो ये जो ज़िले हैं यहाँ पर खनिज की अपार संभावना है, इसको डेवलप किया जाता है। इस तरह से अगर सेक्टर वाइज हम लोग काम करें तो जो प्रादेशिक जो असमानता बिहार में उसको काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि एजुकेशन हब बिहार बन सकता है, जैसे कोटा है वैसे पटना को डेवलप किया जा सकता है, पटना के अन्य शहरों को डेवलप किया जा सकता है। विलेज टूरिज्म हो गया, तो इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना चाहिए था मुझे, तो उसमें मुझे अचानक याद नहीं आया, इसलिए वो छूट गया उसमें। तो आप लोग देखिए कि इसमें क्या क्या और ऐड किया जा सकता था, और आप लोग अपने जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिल पाए। इसके अलावा इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एलिब्रेट किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पर जो फिगर में दिखाया है उसी को यहाँ पर दो 3 लाइन में बता दिया है। इससे मुझे 25 नंबर मिले हुए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन था ये, तो इसमें मुझे 25 मिले हुए हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था कि बिहार के नगरीय विकास की समस्याएं को स्पष्ट कीजिए और उन पर काबू पाने के उपाय सुझाइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बताया था कि बिहार में जो नगरीकरण का स्तर है वो 11.3% है, ठीक है। और 11.3% में भी ना काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे कि पहले बताया मैंने कितने नगर निगम है, 13 नगर निगम है, 47 नगर परिषद है और 87 नगर पंचायत है। इन सब के अलावा बताया मैंने काफ़ी अनियोजित है और वहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद मैंने बताया कि प्रमुख समस्या क्या है नगरों की। तो कॉमन समस्या आप ही जानते हैं कि उचित जल निकासी की प्रॉब्लम है, कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक प्रबंधन, अनियंत्रित मलिन बस्ती, प्रदूषण की समस्या, ये सारा मैंने एक एक करके बता दिया था यहाँ पे। इसके बाद समाधान के मैंने कुछ उपाय बताए थे। समाधान के उपाय में बताया कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उचित शिक्षा स्वास्थ्य पर हम लोग को निवेश करना होगा। इसके बाद नियोजित नगरों का निर्माण किया जाए, जैसे कि स्मार्ट सिटी में 4 गो बिहार के नगर भी है, तो उसको भी मैंने बताया था। इन सब के अलावा जो भी ट्रैफिक की समस्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है, उसको किस तरह से कचरा प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कचरा से विद्युत उत्पादन, सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह, सारा पॉइंट जहाँ तक मुझे लगा मैंने लिखने का प्रयास किया। यहाँ भी मैंने कैलकुलेशन छोड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे यहाँ पे। तो इस तरह से, हालांकि इसको 2 ही पेज में मुझे कम्प्लीट, मेरे पास पेज कम पड़ गया था, बोला मैंने ना, मुझे लास्ट के 2 क्वेश्चन यही 2 पेज में कम्प्लीट करने पड़े थे, ये 1 और 2 इतना ही में कम्प्लीट करना पड़ा। तो इसी का ध्यान रखिएगा, सबको बैलेंस वे में आप कीजिएगा, इसीलिए मुझे थोड़ा नंबर भी कम मिले, 13.5 नंबर मिले, अन्यथा इसमें आराम से 1500 नंबर आ सकता था। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा वो था कि, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हिंद महासागर क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि वर्तमान में वैश्विक राजनीति में हिंद महासागर का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। यही कारण है कि विभिन्न विकसित है जैसे यूएसए एवं चीन इत्यादि क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर आपको पता है काफ़ी देश फोकस कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है ये क्वेश्चन पूछने का। तो इसके बाद मैंने बताया था कि हिंद महासागर क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया सामरिक महत्व है, जैसे मलक्का जल संधि, ज़्यादा ट्रेड यहीं से होता है। इसका बाद हॉर्मुज जल संधि कि वहाँ से मध्य एशिया से ट्रेड होता है भारत का, समुद्री संसाधन, ये सारा मैंने बताया था। सामरिक महत्व के बारे में बताया था मैंने, क्या क्या इसका महत्व है। और हालांकि इसका और एंगल लेना चाहिए था मुझे। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट में जितना मुझे समझ में आ रहा था मैंने उसको फिगर बनाया। फिगर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा बेहतर बनाने का, ठीक है। तो बनाया मैंने, और यहाँ पर मैंने उसको दिखा दिया कि हाँ मलक्का स्टेट है, यहाँ पर हॉर्मुज है। इसके बाद बताया मैंने कि किस तरह से ये चाइना की जो अबोर नीति है उसका काउंटर करने पे हम लोग हिंद महासागर में काफ़ी फोकस करना होगा। इसके अलावा भारत के प्रयास मैंने बताया, बहुत शॉर्ट में बताया था कि भारत IORA के माध्यम से एसोसिएशन बनाया हुआ है, IONS, इसके बाद आसियान, RCEP की सदस्यता, मालाबार एक्सरसाइज, ये सारा बताया था। और छोटा सा यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ज़्यादा पॉइंट मुझे आ नहीं रहता है, जितना मुझे आ रहा उतना मैंने लिखा, 2 पेज में लिखा, लेकिन मैंने क्वेश्चन का डिमांड पूरा किया, जैसे कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, फिर मुझे इसमें 13 नंबर मिले हुए हैं। तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कि आपको आगे का आंसर कैसे लिखना है। आपको
एक प्रॉपर फ्रेम में आंसर को लिखना है, मैप बनाना है और टू द पॉइंट लिखना है, आपको नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। अथवा राइटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लास्ट टाइम राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि जल्दबाजी में लिखना होता है, तो उतना वर्ड लिखना होता है, तो थोड़ा सा राइटिंग लास्ट में ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए पहले बहुत ज़्यादा, मॉक प्रैक्टिस, अपना स्पीड मेंटेन कर लीजिए, ऑटोमेटिक राइटिंग सही हो जाएगा आपका। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तो आपका मेंस में बेहतर स्कोर आएगा। मेरा मकसद ये था वीडियो बनाने का कि आप लोग देख पाएँ कि मेंस में हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं और आप लोग कहाँ पर सुधार करें, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर आए, स्पेशली उन बच्चों को जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, क्योंकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉपी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। इसके अलावा मैंने GS1 और GS2 दोनों का वीडियो बना के, जो मैंने RTS का भी मंगवाया हुआ था, उनका वीडियो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको GS का भी आइडिया मिल जाए कि GS में कॉपी चेक करने का पैटर्न क्या है आयोग का, और किस तरह से अपने आंसर को हम लोग बेहतर कर सकते हैं आयोग के अकॉर्डिंग। और ये मैंने ऑप्शनल का डाला हुआ है, मैंने तीनों पूरा मैंने सेगमेंट पूरा कर दिया, GS1 GS2 और ऑप्शनल का। तो इस तरह से ये मेरा पूरा कंप्लीट होता है, सारा मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।